सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राज्य जीडीपी के दृष्टिकोण से जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह हुआ है महाराष्ट्र को, जो कि पहले से ही पहले स्थान पर चला आ रहा है। और इसके अगर जीडीपी या फिर जीएसडीपी का आकार देखें तो यह हमें प्राप्त होगा 30.7 लाख करोड़ रुपए। आप कंपेयर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश से, काफी ज्यादा अंतर दिखाई देगा। तमिलनाडु जो पहले दूसरे स्थान पर हुआ करता था वह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और इसके स्टेट जीडीपी का जो आकार है वह 19.2 लाख करोड़ रुपए। कर्नाटक पहले भी चौथे स्थान पर हुआ करता था, अभी भी चौथे स्थान पर है और इसके स्टेट जीडीपी का जो आकार है वह है 18 लाख करोड़ रुपए। गुजरात जो कि तीसरे स्थान से खिसक कर 5वें स्थान पर आ गया है, इसके जीडीपी का जो आकार है वह 17.4 लाख करोड़ रुपए है। अब इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश ने कृषि एवं उद्योगों में इन राज्यों को पीछे छोड़ा है। और ये कौन से राज्य हैं जहां पर व्यापार और उद्योग पहले से बहुत ज़्यादा विकसित था, यहाँ पर बंदरगाह की सुविधा है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात निर्यात आयात काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इन राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने दूसरा मुकाम हासिल किया है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह बताया जा रहा है कि कोरोना काल में जो आर्थिक क्रियाओं को यहां पर प्राथमिकता दी गई और बहुत से जो परिवर्तन हुए उसके वजह से उत्तर प्रदेश को यह रैंक प्राप्त हुई है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश ने बहुत से औद्योगिक कानूनों में परिवर्तन किया है जिससे उद्योगों को खोलना यहां पर आसान हुआ है और इसके वजह से भी बताया जा रहा है कि रैंकिंग ऊपर हुई है या फिर राज्य में जो उत्पादन है वह ज्यादा हुआ है जिसके वजह से रैंकिंग में क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश ऊपर आ गया है। सितंबर 2020 में भारत सरकार की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह ही राज्यों के संदर्भ में भी भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है। इसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ था वह उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त हुआ था। इसका मतलब यह है कि यहां पर बिजनेस करना आसान हुआ है जिसके कारण यहां पर उत्पादन बढ़ा है और उत्पादन बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि यहां की जीडीपी में वृद्धि हुई है और इसी के कारण वह जो है उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है। इस रैंकिंग में जो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वह था तेलंगाना, चौथा स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ था और पांचवा स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ था। और जी उत्तर प्रदेश को यह जो इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है या फिर ईज ऑफ डूइंग में जो यह सुधार आया है ये इस वजह से आया है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई उद्योगों के संदर्भ में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अपनाया है, श्रम कानूनों में परिवर्तन किया है, पर्यावरण कानूनों में परिवर्तन किया है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आदि के जो नियम थे उनमें शिथिलता लाया है, उनमें परिवर्तन किया है, जिसके कारण उद्योगों के लिए एक अनुकूल वातावरण क्रिएट हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत भी धनराशि वितरित की गई है, अर्थात कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के जो प्रयास हैं और किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि भारत सरकार की ओर से जारी की जाती है इसको बहुत से अधिक लोगों में पहुंचाने का प्रयास किया गया। यहां पर लगभग 2.37 करोड़ किसानों को इसका लाभ पहुंचाया गया, जिससे इसके कार्य यह जो पैसा उनके पास पहुंचा है वह उत्पादकता में कन्वर्ट हुआ है। और आपको पता है कि कोरोना के फेज में कृषि ही ऐसा सेक्टर था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाले रखा, नहीं तो हमारे यहाँ जो जीडीपी में गिरावट थी वह और भी भयावह हो सकती थी। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट्स का भी आयोजन किया गया था और इसमें 4.2 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए थे। इसमें से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रोजेक्ट थे अब वह जमीनी स्तर पर लागू हो रहे हैं, उन पर कार्य किया जा रहा है। इससे भी क्या हुआ है कि राज्य की जीडीपी को बूस्टअप मिला है।
इसके अलावा जीएसडीपी बढ़ने का एक और प्रमुख कारण यह बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश के निर्यात में लगभग 32% की बढ़ोतरी हुई है। निर्यात बढ़ने का मतलब क्या है कि उत्पादन बढ़ा है और इसलिए निर्यात किया जा रहा है। इसके वजह से भी क्या हुआ है, मुकाम हासिल हुआ। कोरोना रोकथाम और उससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों को भी इसका एक कारण माना जा रहा है। यहाँ पर चूंकि आबादी ज़्यादा है, यहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा है, संसाधनों की उपलब्धता ज़्यादा है, ऐसे में अगर यहाँ का जीएसडीपी बढ़ता है तो यह भारत के सबसे बड़े राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता है कि इसका आकार उत्तर प्रदेश का काफी बड़ा है, इसी के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है, अलग अलग कृषि की परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिसके कारण एक ही समय में कई तरह की कृषि उत्पाद पैदा किए जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से कृषि से जुड़े हुए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसकी संभावना ज़्यादा है और इन सभी चीज़ों का दोहन जिस तरह से किया जा रहा है या और बेहतर तरीके से जब किया जाएगा तो हमारी जीडीपी उत्तर प्रदेश की क्या होगी, और बढ़ेगी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो जीडीपी को दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है किन कारणों से हुआ। अब हम बात करेंगे नए आईटी रूल्स के विषय में। मार्केट रिसर्च फर्म टेक एआरसी के मुताबिक भारत के लगभग 50 करोड़ लोग क्या करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सोर्स के जो आंकड़े हैं वह इससे भी ज़्यादा बताते हैं। इन स्मार्टफोन का जो वेब ट्रैफिक होता है उसमें हिस्सेदारी कितनी है, 77%। वेब ट्रैफिक को कैसे समझते हैं कि आखिर जो इंटरनेट पर जब आप चीज़ों को सर्च करते हैं तो सर्च करने की जो ट्रैफिक होता है उसमें जो हमारे यहाँ के स्मार्टफोन हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है, 77% इंडिया के अंदर। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ जो स्मार्टफोन के यूजर हैं काफी ज्यादा हैं। एक अनुमान के अनुसार व्हाट्सएप के पास लगभग 53 करोड़ उपभोक्ता हैं, यूट्यूब के पास लगभग 44.8 करोड़ उपभोक्ता हैं, फेसबुक के पास लगभग 41 करोड़ उपभोक्ता हैं, इंस्टाग्राम के पास भी अच्छे खासे आपको उपभोक्ता देखने को मिल रहे हैं, ट्विटर पर भी लगभग काफी बड़ी संख्या क्या है, जुड़ी हुई है। इससे अगर कुछ सोशल हम मीडिया यूजर्स को मिला दें तो भारत में जो संख्या है लगभग 160 करोड़ पहुंच जाती है। आप कहेंगे इतनी तो जनसंख्या नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो अधिकांश प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है, जो टोटल यूजर्स हैं अगर हम प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हो जाता है, 160 करोड़ हो जाता है। भारत में जो टेलीकॉम उपभोक्ताओं द्वारा औसतन जो इंटरनेट की खपत है पर डे लगभग जो है कि यहां पर 12 GB है, जो पूरे विश्व में क्या है, सर्वाधिक है। इसका मतलब है कि ना सिर्फ हमारे यहां यूजर्स ज्यादा हैं बल्कि एक्टिव यूजर्स हैं, काफी ज्यादा डेटा यूज करते हैं। इससे यह पता चलता है कि क्या होता है, हमारे यहाँ जो डेटा का यूज है या फिर सोशल साइट्स हैं या फिर जो हमारे यहाँ OTT प्लेटफॉर्म है उनका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। वर्ष 2019 के अंत तक OTT उपभोक्ताओं की जो संख्या थी वह 17 करोड़ थी और इस समय इनकी जो अनुमानित संख्या है 20 से 21 करोड़ बताई जाती है। प्रश्न आएगा OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, इनको बोला जाए, इनका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को इस रूप में समझिए कि जैसे मान लेते हैं आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और आप जिस तरह की चीजें आप चाहते हैं उसी तरह की चीजें आपके सामने आए, अर्थात टॉप पर आए, ऐसे प्लेटफॉर्म को बोला जाता है OTT प्लेटफॉर्म। जैसे आपने अमेजन प्राइम का नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा, बहुत से नाम है आपने उनको सुना होगा। तो आप उसको क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, आप अपनी चॉइस बताते हैं, उसी हिसाब से चीजें आपके सामने टॉप पर आती हैं। ऐसे ही प्लेटफॉर्म को बोला जाता है OTT प्लेटफॉर्म। इसका अर्थ जो लिखा हुआ है कि यह OTT प्लेटफॉर्म से आशय ऐसे ऐप से है जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, अर्थात यह ऑफलाइन नहीं चलेंगे, इनके लिए आपको ऑनलाइन रहना होगा या फिर ऑनलाइन होकर वीडियो को क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। इसमें क्या होता है, वीडियो ऑन डिमांड, अर्थात जो वीडियो आप चाहते हैं ऑन डिमांड उसमें मिलेगी। ऑडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा होती है, मैसेज सर्विसेज इसके अंतर्गत आते हैं और इंटरनेट आधारित जो वॉइस कॉलिंग है
इनका भी क्या होता है, सुविधा मिलती है। ऐसे ही प्लेटफॉर्म को क्या बोला जाता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म बोला जाता है। अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम है, इनको तो आप जानते ही होंगे, इन्हीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पहले जो अपनी सुविधाएं प्रदान करना प्रारंभ किया था, ये कंटेंट होस्टिंग करते थे। कंटेंट होस्टिंग का मतलब है कंटेंट बनाते नहीं थे, इनके पास लोग कंटेंट लेकर आते थे, उसकी होस्टिंग यह करते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या करते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, फीचर फिल्म बनाते हैं, वृत्त चित्र बनाते हैं, वेब सीरीज वगैरह का ये खुद निर्माण करने लगे हैं। और खुद निर्माण करने का मतलब है कि इनकी जो उपयोगिता है या इनका जो यूज है काफी बड़ा है। टेलीविजन, प्रिंट मीडिया और रेडियो आदि किसी न किसी सरकारी कानूनों के तहत क्या होते हैं, निर्देशित होते हैं। लेकिन आपको पता है कि कुछ समय पहले या अभी कुछ समय पहले तक ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, इनको लेकर हमारे पास कोई खास नियम नहीं था। और यह जो इन पर अभी नियम लागू होता था काफी शिथिल रूप में, वह होता था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 इन पर लागू होती थी, जो कि किसी भी तरह से इन पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं थी। और इसी के कारण आपने देखा हुआ कई वेब सीरीज, कई ऐसी चीजों पर आपत्तियां उठाई गई। और फिर जब आपत्तियां उठाई गई तब तक वो चीजें क्या हो चुकी थी, बड़े क्षेत्र, बड़े लोगों के पास पहुंच चुकी थी। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, यहां पर लोग एक दूसरे से जुड़ते जरूर हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके हेट स्पीच को फैलाया जाता है, साइबर क्राइम को बढ़ावा दिया जाता है, महिलाओं और बच्चों की या बच्चियों की अस्मिता को खतरे में डाला जाता है। असामाजिक जो तत्व होते हैं, वह असामाजिक तत्व क्या करते हैं, इनका गलत प्रयोग करते हैं। और इसी के कारण लंबे समय से इन पर रेगुलेशन की बात की जा रही थी, लेकिन हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं था। वर्ष 2018 में तो सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने ही खुद कहा था केंद्र सरकार से कि वह क्या करे, इसके लिए अर्थात सोशल मीडिया के लिए जो है कि गाइडलाइंस लेकर आए, जिससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप और जो है कि गैंग रेप की तस्वीरों, वीडियो आदि पर क्या किया जाए, नियंत्रण लगाया जा सके। क्योंकि ये क्या होते हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचाए जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो सामाजिक ताना बाना है या फिर जो उससे पीड़ित लोग हैं, उनकी पीड़ा और बढ़ती है, उनकी निजता का क्या होता है, हनन होता है। आपको पता है कि जो यहां पर हमारे यहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इसको अगर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इसको आपको देखना है तो बहुत से ऐसे आपको जो है कि रिसर्च पेपर मिल जाएंगे जो यह बताते हैं कि यह न सिर्फ बच्चों और किशोरों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, बल्कि यह पूरी जनरेशन को क्या करता है, बहुत दुष्प्रभावित करता है, काफ़ी निगेटिव इंपैक्ट डालता है। और यह बात राज्यसभा की वर्ष 2020 की एक तदर्थ समिति ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि यह कहा था कि इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, इन्हीं बैकग्राउंड्स को देखते हुए हाल ही में भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, इसको इंग्लिश में समझते हैं इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड 2021 के नियमों को क्या किया गया है, अधिसूचित किया गया है। आसान शब्दों में कि सूचना जो प्रौद्योगिकी है, इसके अंतर्गत मध्यवर्ती संस्थान अर्थात ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि क्या करते हैं, किसी कंटेंट, किसी पोस्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनके लिए क्या किया गया है, नई गाइडलाइंस लाई गई है। और यह जो नए रूल्स लाए गए हैं, इनको अधिसूचित कर दिया गया है। ये जो नए नियम है, ये सोशल मीडिया के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी क्या करेंगे, अब रेगुलेट करेंगे। इन नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियम 2011 के जगह पर लाया गया है। अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 37 के सब क्लॉज 2 के तहत इसको लाया गया। आसान शब्दों में कि जो हमने कहा कि आपको ऊपर बताया था, सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी अधिनियम 2000 की धारा 37(2) के तहत इसको लाया गया है। किसको लाया गया है, ये जो नए रूल्स हैं इनको लाया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे, यह स्थान लेंगे वर्ष 2011 में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश
जो जारी किए गए थे 2011 में, उनका स्थान ये लेंगे नए नियम। अब 2011 के नियमों के स्थान पर 2021 के नियमों का प्रयोग करके सोशल मीडिया और जो है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल मीडिया को और सुरक्षित और बेहतर बनाने का प्रयास सरकार ने किया है, ऐसा सरकार का कहना है। उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो मध्यस्थ हैं, अर्थात मध्यस्थ का मतलब जो प्लेटफॉर्म है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरी है वह है सोशल मीडिया जो है कि मध्यस्थ, अर्थात इसमें सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएट हैं उनको शामिल किया गया है। दूसरे हैं महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ। इसका मतलब यह है कि यह अगर मान लेते हैं कोई प्लेटफॉर्म है जो कि सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म किसी के अंडर कैटेगरी में आता है, तो अगर किसी प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से कम उपभोक्ता हैं तो वह किस में आएंगे, इस पहली कैटेगरी ए वाली कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से अधिक क्या है यूजर हैं, उपभोक्ता हैं, तो वह किस में आएंगे, यह बी वाली कैटेगरी अर्थात महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ की कैटेगरी में हो क्या आएंगे। यह विभाजन इसलिए किया गया है ताकि ए और बी के लिए अलग अलग नियम बनाए जा सकें और उनकी गंभीरता भी चूंकि अलग अलग है। अब सोचिए अगर हमने ए और बी में डिवाइड नहीं किया होता तो क्या होता, हम हर तरह की नियम अगर ए और बी के लिए बनाते तो अंतर ही नहीं रहता, क्योंकि हो सकता है ये जो बी कैटेगरी के नियम, इनके लिए नियम ज़्यादा सख्त हों क्योंकि इनकी पहुंच ज़्यादा है। मान लेते हैं कोई कंटेंट आता है, कोई पोस्ट आता है और यह डालते हैं, तो अगर उससे कोई आपत्ति होती है तो ये क्या होगा, यह जो प्लेटफॉर्म है इन पर तो कई लाख लोग जुड़े हुए हैं, तुरंत सर्कुलेट हो जाएगा। वहीं इतनी तेजी यहाँ पर आपको पहली कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो संख्या है वो 50 लाख से कम है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यह जो कैटेगरी है क्यों डिसाइड की गई है। कैटेगरी का मतलब सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि अधिक उपभोक्ता वाले जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनकी जवाबदेही भी क्या है, ज्यादा हो। जवाबदेही इसलिए ज्यादा रखी जाती है क्योंकि उनके पास जो उपभोक्ता हैं ज्यादा हैं, उनके द्वारा छोटा सा पोस्ट मैसेज भी क्या होता है थोड़े ही समय में लंबे अधिक क्षेत्र में पहुंचता है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। दूसरी कैटेगरी में आने वाले प्लेटफॉर्म को भारत के अंदर अब क्या करना होगा, चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और एक रेजिडेंट्स ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। तो यह क्या करेंगे, यहां पर क्या किया जाएगा, कंप्लेन किया जाएगा। यहां पर क्या किया जाएगा कि किसी कोई आपत्ति है तो उससे क्या होगा, कांटेक्ट करने का विकल्प रहेगा। और यह क्या करेंगे कि ग्रीवेंस ऑफिसर क्या करेंगे, चीजों को कैसे जल्दी से जल्दी जो शिकायतें मिली हैं, जो भी उस पर आपत्तियां हैं उनको हटाया जाए। तो यह इसलिए किया गया है ताकि इनका जो क्या हो उपलब्धता हो या इनकी जो मौजूदगी हो वह भारत में हो और ये क्या करें, भारतीय एजेंसियों के साथ यह क्या करें, समन्वय बढ़ा सके। मान लेते हैं कि अगर हमने देखा कि कोई प्लेटफॉर्म है और उसके जो भी ऑफिसर हैं, चाहे वो कंप्लायंस ऑफिसर हो, चाहे वो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन हो या फिर रेजिडेंट्स ग्रीवेंस ऑफिसर हैं, अगर ये क्या है कहीं दूसरे देश में बैठे हुए हैं तो उनके साथ जो है कि थोड़ा समन्वय में दिक्कत आएगी। इसलिए कहा गया है कि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो कि दूसरी कैटेगरी में आते हैं, अर्थात 50 लाख से अधिक वाली कैटेगरी में आते हैं, तो उनको क्या करना होगा, इनकी नियुक्ति करनी होगी। और यह नियुक्ति, यह लोग कहां रहेंगे, भारत में ही रहेंगे, जिससे भारतीय जो एजेंसियां हैं उनके साथ यह जो है कि समन्वय स्थापित कर सकें और भारत के संदर्भ में किसी भी आपत्ति को तुरंत क्या किया जा सके, सॉर्ट आउट किया जा सके। दूसरी कैटेगरी वाले जो प्लेटफॉर्म को अब क्या करना होगा, अर्थात जो 50 लाख से अधिक वाले हैं उनको क्या करना होगा कि मंथली जो है कि क्या करना होगा, कंप्लेंट्स और रिपोर्ट देना होगा। अर्थात यह बताना होगा कि आपके पास जो शिकायतें आई हुई उनमें उनके विषय में आपने क्या निर्णय लिया, कितने कंटेंट हटाए, कितने कंटेंट में आपने परिवर्तन किया। तो इस तरह से अब क्या होगा, इनको अपनी एक रिपोर्ट कार्ड देनी होगी और यह रिपोर्ट कार्ड यह बताएगी कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म या जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पर जो लोगों की शिकायतें हैं उसको कितनी गंभीरता से सुन रही।
यदि कोई आपत्तिजनक पोस्ट जिसमें भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की बात की गई हो, यह कोई पोस्ट हो सकता है, कोई ऑडियो, कोई वीडियो हो सकता है, तो इन प्लेटफॉर्म को यह बताना होगा कि इससे किसने डाला है, अर्थात इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ताकि उस व्यक्ति या उस संस्था या कोई कंपनी भी अगर हो तो उस पर क्या हो, भारतीय सुरक्षा और जो नियामकीय कंपनियां हैं वह वहां तक पहुंच सकें और उसको उसके किए की सजा दिलवा सकें। तो ये काफी बड़ा जो है कि नियम है। इसके अलावा यह नियम उन सभी कृत्यों पर लागू होगा जिसके लिए 5 साल से अधिक की सजा है। तो देखिए, हमने कहा कि जो सोर्स है, सोर्स बताना होगा आपत्तिजनक पोस्ट का। वह इसमें क्या कहा हमने कि एकता, अखंडता की बात हो, संप्रभुता की बात हो या किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की बात हो, इसके संदर्भ में तो है ही है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे 5 साल से अधिक की सजा उस कार्य के लिए हो सकती है, तो उसके लिए भी क्या करना होगा। अगर भारत की पुलिस व्यवस्था या कोई प्रशासनिक संस्था इनसे पूछती है कि आप यह बताओ कि यह जो कंटेंट है इसकी उत्पत्ति पहले कहां से हुई, कहां से इसको प्रारंभ किया गया, तो इनको बताना होगा। दूसरा, जो ग्रीवेंस ऑफिसर का जो नाम है और संपर्क है यह सार्वजनिक करना होगा, जिससे लोग अपनी शिकायत और निपटान की जानकारी प्राप्त कर सकें। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म है और उसका पता ही नहीं हमें किससे संपर्क करना है, क्योंकि जब किसी के साथ अगर ऐसा कुछ भी दिक्कत आती है, चाहे प्राइवेसी का इशू हो, कोई भी ऐसा इशू हो, तो चाहता है कि तुरंत समाधान हो। इसके लिए क्या किया गया है, उनका जो नाम है और नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सार्वजनिक करना होगा। इनकी जिम्मेदारी होगी, ये जो ग्रीवेंस ऑफिसर होंगे, कि कंप्लेंट प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर ये सूचित करना होगा इनको कि हाँ हमें शिकायत प्राप्त हो गई है। अगर कंप्लेंट प्राप्त होती है और ऐसी कोई कंप्लेंट है जिसमें किसी व्यक्ति की निजता उजागर होती है, अर्थात उसकी प्राइवेसी को हनन हुआ है, किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र दिखाया गया है, कोई यौन क्रिया में दिखाया गया है या तस्वीरों में छेड़छाड़ करके उसको आपत्तिजनक बनाया गया है, और अगर वह या उसके संदर्भ में कोई व्यक्ति शिकायत करता है, तो ऐसे में 24 घंटे के अंदर ऐसे कंटेंट को निष्क्रिय करना होगा, ब्लॉक करना होगा या फिर उसको हटा देना होगा। यदि किसी व्यक्ति के सोशल अकाउंट को कंपनी अब सस्पेंड करना चाहती है, सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है, तो उन्हें पहले एक बार व्यक्ति को सूचना देना होगा कि हम आपके अकाउंट को सस्पेंड करना चाहते हैं और कारण बताना होगा, जिससे वह व्यक्ति अपनी बात रख सके। हो सकता हो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या उसके अकाउंट से कोई ऐसी एक्टिविटी की गई हो जो उसने ना की हो। इसके अलावा नए आईटी रूल का जो पालन है सोशल मीडिया कंपनियां अगर करती हैं, अगर सोशल मीडिया कंपनियां जो नए रूल आए इनका पालन करती हैं, तो उन्हें आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत क्या होगा, सेल्फ जो है कि सेफ हार्बर प्रोविजंस उनका लाभ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि सेफ हार्बर प्रोविजंस का जो नियम है यह कहता है कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए व्यक्ति ने क्या है, कोई कंटेंट लेकर आया और वो कंटेंट क्या किया, उसने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्कुलेट किया, और ये जो व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म है इसको नहीं पता कि कंटेंट कहाँ से आया है, लेकिन चूंकि इसके प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया गया है, तो अगर ये जो प्लेटफॉर्म है, यह जो आईटी के नए नियम आए हैं, रूल्स आए हैं, इनका पालन करता है, तो इस पर कोई, इस प्लेटफॉर्म पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर यह प्लेटफॉर्म नए रूल्स को नहीं मानता है, तो भले ही वो कंटेंट कहीं से आया हो, अगर आपके प्लेटफॉर्म पर शेयर हो गया, तो इसमें क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी बन जाएगी और इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये प्रावधान इसलिए लिया गया है ताकि क्या हो सके, जो नियमों को पालन करना है वो आसान हो सके। ओटीटी प्लेटफॉर्म को अब अपने जितनी भी उसकी सामग्री है उसको 5 कैटेगरी, पहला कैटेगरी है यू कैटेगरी, फिर है U/A7+ कैटेगरी। ये जो 5 कैटेगरी हैं, इनमें क्या करना होगा, विभाजित करना होगा। U/A13+ या उससे ऊपर की श्रेणी के लिए OTT प्लेटफॉर्म पर पेरेंटल लॉक का फीचर देना होगा। पेरेंटल लॉक का मतलब है कि मान लेते हैं कि एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों को क्या किया है, स्मार्टफोन दिलवाया है, तो वह उनके पास ऐसा विकल्प होना चाहिए कि वह क्या करें कि ऐसे सुविधा दें प्लेटफॉर्म, जिससे वह फिल्टर कर सकें कि नहीं, इस तरह की चीज़ें हमारे बच्चे के पास सामने नहीं आनी चाहिए।
और इसी के साथ जो कंटेंट, जो भी चीज़ें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऑडियो वीडियो किसी रूप में है, अगर ये श्रेणी की कंटेंट हैं तो जो एज को वेरीफाई करने का नियम है कि आपकी एज 18 साल या जो भी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उसको जो वेरीफाई करने का तरीका है उसको बेहतर बनाना होगा। इसके अलावा कंटेंट का जो विवरण है या उसकी प्रकृति, विवरण का मतलब कि आपने क्या क्या चीज़ें कवर की है, उसमें जो है कि उसकी प्रकृति क्या है, अर्थात वो ड्रामा है जो है कि थ्रिलर क्या है, वो दर्शक विवरणी अर्थात किस एज ग्रुप के लोग फैमिली में देख सकते हैं या ऐसे अकेले में देखना चाहिए, इस सभी चीज़ों की जानकारी कंटेंट के प्रारंभ में देनी होगी ताकि दर्शक यह डिसाइड कर सके कि उसको देखना है या नहीं देखना है और कहां देखना है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी अब शिकायत प्लेटफॉर्म का विकास करना होगा और उसे 15 शिकायत मिलने के 15 दिन के अंदर क्या करना होगा, एक्शन लेना होगा। 15 दिन के अंदर एक्शन लेने का मतलब है कि जैसे ही उसके मान लेते हैं कोई वेब सीरीज आई तो उस पर क्या करना होगा, उसको भी अब अपने एक शिकायत का प्लेटफॉर्म बनाना होगा और उसको जो भी शिकायतें आई हैं उस पर जो है कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होगी। 15 दिन के अंदर कार्रवाई ना होने पर ये जो शिकायत है सेकेंड लेवल के सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास जाएगी। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्या होंगी, जैसे जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं वो सभी मिलकर कहेंगे कि ठीक है हमारे पास शिकायतें आती हैं तो इसका किस तरह से समाधान करना है, उसके लिए क्या करेंगे, अपना एक नियम बनाएंगे। तो अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म मान लेते हैं आपको नेटफ्लिक्स पर कुछ आपत्ति हुई, आपने आपत्ति जाहिर की और नेटफ्लिक्स ने 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की तो ये शिकायत कहां जाएगी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है इनका जो एक कॉमन जो है कि शिकायत निपटान प्रणाली होगी उसके पास यह अपने आप पहुंच जाएगी। अगर यहां पर अर्थात सेल्फ रेगुलेटरी जो बॉडी है इनके पास शिकायत पहुंचती है और ये भी निवारण नहीं करते हैं तो फिर ये शिकायत कहां पहुंचेगी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के पास जाएगी और ये क्या होगी, सर्वोच्च संस्था होगी। जैसा कि नाम से ही है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, इसमें सरकार के लोग हो सकते हैं और ये क्या करेगी, फिर जो है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी कड़े कदम उठा सकती है। इससे यह पता चला कि अगर किसी की आपत्तियां हैं तो उस पर कार्रवाई करनी ही होगी। डिजिटल मीडिया आउटलेट्स या न्यूज चैनल के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और उन्हें जो है कि जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का क्या करना होगा, पालन करना होगा। अर्थात डिजिटल मीडिया को भी जो भी वो खबरें दिखाते हैं, वो चीजें बताते हैं, उनको दिखाने से पहले क्या करना होगा, उनको भी इनका पालन करना होगा, उसके तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन्हें भी जैसा कि हमने ऊपर बताया कि सबसे पहले इन्हें भी क्या करना होगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह अपनी जो है कि त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली का निर्माण करना होगा। जैसा कि हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म के विषय में भी बताया, इसी तरह यहां पे करना होगा। पहले स्तर पर क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा। अर्थात मान लेते हैं कि आपको दबाया या किसी भी चीज से या न्यूज लॉन्ड्री किसी आपको प्लेटफॉर्म से आपको दिक्कत है तो आप पहले उसको शिकायत करेंगे। दूसरे स्तर पर जितने भी यह डिजिटल मीडिया है उनका जो ग्रुप होगा उसके पास आप शिकायत करेंगे। और तीसरे स्तर पर क्या होगा कि जो मैकेनिज्म होगा ओटीटी की तरह की, अर्थात जैसे मिनिस्ट्रियल लेवल की, इसी तरह की एक कोई संरचना का विकास किया जाएगा और इसके इन्हें भी क्या करना होगा, 15 दिन के अंदर शिकायत पर कार्रवाई करनी होगी। उपरोक्त तीनों के लिए अर्थात चाहे वो डिजिटल बॉडी हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, इनके लिए क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना करनी होगी। और जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को जो कि हेड करेंगे या जो उसके प्रमुख होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं या फिर कोई स्वतंत्र व्यक्ति भी हो सकता है। और यह बॉडी क्या करवाएगी, एथिक्स और रूल को पब्लिश जो किया गया है इसको लागू करवाने का प्रयास करेगी। लेकिन इसमें एक और प्रमुख प्रावधान है, वह है सूचना मंत्रालय के जो सेक्रेटरी जो सचिव हैं उनके पास होगा, इनके पास यह अधिकार होगा, इमरजेंसी पावर होगी कि कोई कंटेंट, कोई सूचना, कोई पोस्ट अगर उनको लगता है कि इसको नहीं तुरंत रोकने की जरूरत है बिना ओटीटी प्लेटफॉर्म की अनुमति ले तो वह क्या कर सकते हैं, इसको ब्लॉक करवा सकते हैं। अर्थात वह बिना ओटीटी प्लेटफॉर्म या किसी भी सोशल मीडिया से रिक्वेस्ट किए उसको ब्लॉक करवा सकते हैं ताकि वह कम से कम जो है कि लोगों तक पहुंचे और उसका नेगेटिव इंपैक्ट कम से कम पड़ सके। तो यह तो था उसके पक्ष अर्थात उसके बिंदु हमने देखे। अब इससे कुछ जो है कि जो चिंताएं जुड़ी हैं उनको देख लीजिए। पहला तो है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इससे क्या लगेगी, रोक लगेगी, क्योंकि
क्योंकि रोक इसलिए लगेगी क्योंकि इसको कोई ना कोई देख रहा है, उनकी भी अपनी एक जवाबदेही है। तो इससे क्या होगा, ये दूसरा, इतना बड़ा जो परिवर्तन किया गया है इसको विधायी प्रक्रिया नहीं अपनाया गया है, अर्थात जिसको संसद में कोई बिल वगैरह लाके नहीं किया गया है, और इसमें जनमत संग्रह का भी सहारा नहीं लिया गया है, तो ये भी एक चिंता है। तीसरा है कि जब सेंसरशिप बढ़ेगी, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या अन्य प्लेटफॉर्म है, तो इससे क्या होगा, सरकार की जो आलोचना करना है वह रुकेगा, और सरकार की आलोचना को क्या माना जाता है, लोकतंत्र का आधार माना जाता है। इससे क्या होगा, कार्यपालिका को शक्ति मिलेगी, और कार्यपालिका को शक्ति मिलने का मतलब है लोगों के अधिकारों में कटौती होगी। ठीक इसी तरह से मैसेज या पोस्ट का जो सोर्स बताने का नियम है वह जो है कि व्यवहारिक नहीं दिखाई देता, क्योंकि बहुत से ऐसे, चाहे व्हाट्सएप को ले लीजिए, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की व्यवस्था देते हैं। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्या होता है कि चीजें जब आगे बढ़ जाती हैं तो पता करना कठिन होता है, और एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन है इसको प्राइवेसी के तहत एक वैल्यू माना जाता है। तो यहां पर चुनौती होगी कि कैसे सोर्स का पता किया जाए। ठीक इसी तरह से आपको पता है कि जो OTT प्लेटफॉर्म है ये क्या करते हैं, बहुत से ऐसे लोगों को मौका देते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता से चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो इस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सूचना का प्रवाह जो है कि प्रभावित होगा। सेंसरशिप बढ़ने से जो कंटेंट लोगों तक पहुंच पा रहा है, तेजी से पहुंच पा रहा है, वो रुकेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सूचना का अधिकार, सूचना की जो पहुंच है वह प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार की कुछ चिंताएं। आई होप आप समझ पाए होंगे दोनों ही टॉपिक को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।